Hello viewers, welcome to Nidhi Explains. In this video, we are going to discuss chapter Light of class 10th. So, the first question arises here is, what is light? Light क्या है? Light is a form of energy that enables us to see the things around. We see an object when light from it or reflected by it enters our eyes. तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है या ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें जब दिखाई देती है, जब या तो वो खुद लाइट प्रोड्यूस कर रही हो या फिर उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को हमारी आंखों की तरफ भेज रही हो, मतलब उसे रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसे हम दीवार पर अगर किसी बॉल को फेंक के मारते हैं तो वो हमारे पास दूसरी डायरेक्शन के थ्रू वापस आएगी। तो वैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, मतलब अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाती है तो उस वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है उस चीज़ से। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो इसको समझने के लिए कि आखिर हमें लाइट की वजह से चीज़ें क्यों दिखती हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं या दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो वो जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। हम देखते हैं कि सन के पास खुद की लाइट होती है, कैंडल के पास भी खुद की लाइट होती है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी खुद से जल के लाइट प्रोड्यूस करता है। और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के अलावा जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हुए? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हुए, जैसे कि फ्लावर, बुक, चेयर, मिरर, जिनके एग्जांपल्स इस स्लाइड में दिए हुए हैं। ये चीज़ें खुद तो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन इन पे पड़ने वाली जो लाइट होती है उसकी ये डायरेक्शन चेंज कर देती हैं और फिर वो जो लाइट हमारी आंखों तक आती है। और क्योंकि ये लाइट उन ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों की तरफ आई है तो हमें वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जो लाइट है वो हमारे आईज में जब ये जाती है, जिस ऑब्जेक्ट से ये टकराने के बाद हमारी आंखों में आई है, हमें वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिया है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर सन है, सन से जो लाइट है वो एक फ्लावर पॉट पे पड़ रही है। तो उस फ्लावर पॉट से जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर या टकराकर हमारी आंखों में आती है तो हमारी आईज को आइडिया लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। उसी तरह से मैंने इस इमेज में इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो लाइट जो है अगर वो रिफ्लेक्ट होकर किसी चीज़ से हमारी आंखों में आती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है, वरना वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं लाइट की। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कभी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते को वो नहीं चलती है, वो हमेशा सीधा चलती है। यूनिफॉर्म मीडियम का मतलब है अगर वो एयर में ही चल रही है, एयर से वाटर में नहीं, वाटर से एयर में नहीं, मतलब मीडियम हमने सेम रखा है। मतलब जिस जगह या जिस भी साधन में जो एयर, जैसे एयर एक साधन हो गया, ग्लास खुद से एक साधन हो गया अलग। तो इस तरह से अगर यूनिफॉर्म मीडियम है, मतलब एयर है तो वहां पर सिर्फ एयर है, अगर उसमें लाइट मूव करेगी तो वो जब ट्रेवल करेगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और किस स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी तो वो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 3 के बाद 8 जीरो, उतना मीटर डिस्टेंस तो लाइट 1 सेकेंड में ही ट्रेवल कर लेती है। और जो ये पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, तो हम इसमें देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। मतलब किसी भी रोशनी की किरण को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। देखो इसे समझने के लिए कंसिडर एन एग्जांपल। जब आप एक बॉल को वॉल पर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बॉल वॉल से टकराने के बाद वापस आती है। उसी तरह से जब भी किसी लाइट को एक शाइनी सरफेस पर थ्रो किया जाता है तो वो उससे टकराकर वापस आती है, मतलब बाउंस बैक होती है। तो रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम व्हेन दे strike a smooth surface like a mirror instead of passing through it। मतलब जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो वो वापस आती है उसी सेम मीडियम में। मीडियम क्या होता है? मीडियम वो सब्सटेंस या वो मटेरियल होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है, जैसे कि एयर एक मीडियम है और ग्लास एक मीडियम है। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन जो है वो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। हो तो ये भी सकता था ना कि जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो टॉर्च से जो लाइट आ रही है वो टकराकर मिरर से वापस जा रही है। हो तो ये भी सकता था कि लाइट जो है वो आर पार हो जाती है इस सब्सटेंस से, पर नहीं, वो रिफ्रैक्शन होता, वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन होता। रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक होती है लाइट, मतलब टकराकर डायरेक्शन चेंज करते हुए उसी सेम मीडियम में वापस चली जाती है।
तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या परफेक्टली स्मूथ और शाइनी सरफेसेस पर ही होता है। यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं अब हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर कंसिडर किया है। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिससे लाइट टकराती है, और एक सरफेस उसका पॉलिश होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर की पॉलिशिंग की जाती है। तो जो मिरर में हम डेली अपना फेस देखते हैं या ड्रेसिंग टेबल वाला जो हमारा मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, तो हमने उसी को कंसिडर करा है। तो पहला जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? वो लाइट की रे, वो रे जो मिरर से टकराती है उसे क्या बोलेंगे, या जो वो रे जो स्ट्राइक करती है मिरर से उसे इंसिडेंट रे बोला जाता है। रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाती है। देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट से वो वापस हो गई, उसके अपनी डायरेक्शन चेंज किया है यहाँ पर। और जिस पॉइंट पर वो टकराई थी उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है जो मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर उसे नॉर्मल बोला जाता है। और वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की बात करता है। तो इंसिडेंट रे तो आपको पता है क्या होती है? इंसिडेंट रे क्या होती है? वो रे जो मिरर पर स्ट्राइक होती है, और रिफ्लेक्टेड रे वो होती है जो मिरर से टकराकर डायरेक्शन बदल लेती है, या वो रे जो वापस चली जाती है। और नॉर्मल जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल बनाते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल जो होगा किस किस के बीच, पहला एंगल थीटा 1 जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा, और दूसरा एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होगा, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। So the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. That means theta win is always equals to theta r. अब हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इफ लाइट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। उस लाइट रे का क्या होगा जो मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर जाकर गिरेगी। तो देखो, एज लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली या परपेंडिकुलरली बोल लो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0? क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल। अब क्योंकि इंसिडेंट रे खुद ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है प्लेन मिरर के साथ, और नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है प्लेन मिरर के साथ, तो वो आपस में नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है वो आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दैट मीन्स थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। और हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट रे जिस पाथ के अलोंग आई थी उसी सेम पाथ के अलोंग वो वापस चली जाएगी। मतलब ये इंसिडेंट रे गई, इससे टकराकर सेम रास्ते से वो वापस आ जाएगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन वर्सेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी स्मूथ या प्लेन मिरर पर जाकर टकराती हैं तो वो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती हैं। ये इंसिडेंट रेज जो पैरेलल थी, हमने देखा कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, मतलब इनकी डायरेक्शन भी सेम है। वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब किसी रफ सरफेस से जब कोई पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं तो वो एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो यही होता है किसमें? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। उसमें इमेज क्लियर नहीं बनती है, और जो ये वाली जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें इमेज क्लियर बनती है। तो इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो रफ सरफेस की वजह से होता है। स्मूथ सरफेस प्लेन हो सकता है जैसे प्लेन मिरर, और रफ सरफेस टेबल, बुक वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं? ये डिफ्यूज सरफेस में आती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद लाइट को एमिट करे या आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, बाउंस करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट।
और इमेज इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, लाइट से बना हुआ ऐसा दृश्य जो लाइट रेज का रिफ्लेक्ट होने के बाद बनता है। मतलब इंसिडेंट रेज आई और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जब किसी पॉइंट पर टकराएं या ऐसा लगे कि किसी एक पॉइंट पर वो मिली थी रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसी से इमेज बनती है। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट, या तो सच में मीट हुई थी या फिर अपीयर हो रही हैं, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी पॉइंट पर वो मिली थी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, उसी को क्या बोलेंगे, इमेज। तो जैसे कि ये हमने एग्जांपल में दिखाया है कि ये ऑब्जेक्ट है, वी एज अ पर्सन आर ऑब्जेक्ट, और जो हमारी फिगर या जो हमारी इमेज बनती है मिरर में, वो जो अपीयरेंस बनता है हमारा मिरर में, वो इमेज होती है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये एप्पल है जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मिरर में जो इसका अपीयरेंस बन रहा है, ऑप्टिकल अपीयरेंस जो बन रहा है, उसी को बोलते हैं इमेज। तो इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो रिफ्लेक्टेड रेज से बनता है, इंसिडेंट रेज से नहीं बनता है। इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से आती हैं, और वो जब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो उन रिफ्लेक्टेड रेज से एक इमेज बनती है, मतलब एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है जिसे इमेज बोला जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस में दो तरह की इमेजेस आती हैं, एक है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, वो इमेज जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, जैसे इन्हें इसलिए क्या बोलेंगे, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वहीं वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो जब हम मूवी प्रोजेक्टर से किसी स्क्रीन पर मूवी देखते हैं तो वो रियल इमेज का एग्जांपल है, क्योंकि वो किसी स्क्रीन पर कैप्चर्ड इमेजेस है। वहीं जो मिरर में हम जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो एक वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। वैसे इस दोनों कॉन्सेप्ट को, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझना रे डायग्राम से समझना ज़्यादा इजी है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमेज क्या होता है, इमेज वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो रिफ्लेक्टेड रेज जब मिलती हैं तब बनता है। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहाँ रियल इमेज होती है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा लगे कि हाँ किसी पॉइंट पर एक्चुअली मीट नहीं करे, लेकिन पर लगे कि हाँ किसी पॉइंट से मीट होकर ही आ रही हैं ये लाइट रेज, तो उसको वर्चुअल इमेज बोला जाएगा। ऐसा रे डायग्राम से समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम उसमें देखेंगे कि कई बार हम इमेजेस को बनाने के लिए रेज को एक्सटेंड बैक करते हैं, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तब उसे वर्चुअल इमेज वहाँ पर बनती है। वर्चुअल इमेज अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि जिस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते वो वर्चुअल इमेज है, और जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं वो रियल इमेज है। रियल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पर, वहीं वर्चुअल इमेज में सिर्फ ऐसा लगता है कि वो किसी पॉइंट पर मीट हुई थी, वास्तव में वो किसी पॉइंट पर मीट हुई ही नहीं थी। और जो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। मतलब हमारा जो प्लेन मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो हमेशा कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, रियल इमेजेस हमेशा उल्टी होती हैं और वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना, आगे इसको बेटर समझने के लिए रे डायग्राम्स देखने होंगे हमें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता क्या है, देखो वो मिरर जो हम डेली जिसमें अपना फेस देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल वाला जो मिरर होता है, वही प्लेन मिरर होता है, जिसकी एक सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, जिसे फ्रंट सरफेस बोला जाता है। और बैक सरफेस जो होता है उसका पॉलिश्ड होता है, उस पर पॉलिशिंग की जाती है किसी मेटल की, जैसे सिल्वर की। उसी तरह से इसके शेप तो पता है कि ये हमेशा फ्लैट होता है, सीधा होता है, और रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो, इनको जो प्लेन मिरर है वो फॉलो करता है। सो प्लेन मिरर फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इनमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही आएगा हमेशा। और इसमें जो लॉज हैं दोनों, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों ही फॉलो होते हैं प्लेन मिरर में। वील नाउ डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब हम समझेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। इसके दो केसेस हैं। पहला केस तो व्हेन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन front of plane mirror, and second case is when extended or finite object is placed in front of plane mirror। मतलब पहला केस तो हम डिस्कस करेंगे जिसमें हमने मिरर के सामने एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को रखा है, और दूसरे केस में हमने एक
प्लेन मिरर के सामने कुछ फाइनाइट लेंथ या ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा है जिसके पास कुछ कंसिडरेबल लेंथ भी है। तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे और दोनों ही ये केस जो हैं वो हमें रे डायग्राम से समझने हैं। और रे डायग्राम्स को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आखिर हमें कितनी लाइट रेज चाहिए होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रे डायग्राम में बनाने के लिए, ये सब। तो प्लेन मिरर की रिप्रेजेंटेशन में जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखाती है जिससे लाइट आकर टकराती है। वहीं जो डैश्ड लाइंस वाली जो रिप्रेजेंटेशन हमने यूज़ किया इस प्लेन मिरर में, एक स्ट्रेट लाइंस है और कुछ हमने डैश्ड लाइन यूज़ करी हैं। जो ये डैश्ड लाइंस होती हैं ये पॉलिश्ड सरफेस को दिखाती हैं, मतलब जिसपे सिल्वर की पॉलिशिंग करी गई है, उससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। जो लाइट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आकर स्ट्राइक होती है। तो पॉइंट ओ जो है वहाँ पर हमने एक पॉइंट सोर्स को रखा है, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, और आई इमेज जो बन रही है उसकी वो कहाँ बनेगी, पॉइंट आई पर। तो हमें सिर्फ दो लाइट रेज कंसिडर करनी है इस रे डायग्राम को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा लाइट रेज बनाते हैं तो हमारे जो डायग्राम है, जो हमारा रे डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। सिंप्लिसिटी रखने के लिए हमने यहाँ पर दो लाइट रेज कंसिडर किए, की तो और भी जा सकती हैं लेकिन डायग्राम्स हम नॉर्मली दो लाइट रेज से ही बना सकते हैं, तो इतना काफ़ी होता है। तो पॉइंट ओ से दो लाइट रेज निकली और वो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जाकर मिरर से स्ट्राइक हुई। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होंगे। तो यहाँ पर ए पर जो नॉर्मल है वो दो एंगल बना रही है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एट पॉइंट ए एंड सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन at point A. Similarly, at point B, I2 is the angle of incidence and R2 is the angle of reflection. और ये दोनों स्ट्राइक होकर रेज अपनी रिफ्लेक्टेड रेज बनाती हैं, जिन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब देखो, ये दोनों जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आई हैं ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर मीट हुई थी। तो हमको लगेगा कि ये मिरर के किसी पीछे जो कोई पॉइंट है वहां से निकली है, मतलब वहां ये मीट हुई थी, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। ये ऐसा हमें लगेगा कि ये दोनों जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आई हैं ये किसी पॉइंट से आई हैं, तो वहीं पर इमेज बनती है, उसी पॉइंट पर इमेज बनती है जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो सकती थी या हुई होंगी। एक्चुअली नहीं हुई हैं, एक्चुअली होती तो मिरर के सामने मीट करती, लेकिन ये मिरर के पीछे से आई हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिरर के पीछे से आई है, तो ये जो पॉइंट आई है यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल इमेज नहीं होती है। रियल इमेज होती तो ये लाइट रेज सच में मीट करती किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट मिरर के सामने होता, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे नहीं होता, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता। लेकिन अब ये जो पॉइंट आई है वो तो देखो, वो पॉलिश्ड सरफेस के पीछे है, सिल्वर्ड सरफेस के पीछे है, तो यहाँ पर जो इमेज बनी है वो वर्चुअल इमेज होगी। और जो ये इमेज है ये वर्चुअल है, इसका मतलब प्लेन मिरर जो है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब हम दूसरे डायग्राम में जहाँ पर हमने किसी ऑब्जेक्ट की फाइनाइट लेंथ भी कंसिडर करी है, तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट बी जो है वो ऑब्जेक्ट की टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर भी हमें सेम क्या करना है, पॉइंट ए से दो रेज निकालनी है और पॉइंट बी से भी दो रेज निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई लाइट रे मिरर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर जाकर स्ट्राइक करती है तो वो सेम पाथ से वापस भी चली जाती है। तो इसी तरह से जब पॉइंट ए और पॉइंट बी से दो ऐसी रेज निकली हैं जो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये दोनों सेम रूट को फॉलो करते हुए वापस चली गई। वहीं जो किसी रैंडम एंगल पर जाकर गिरी थी वो सेम एंगल बनाते हुए डायरेक्शन चेंज करते हुए अपने वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। और यहाँ पर सेम ये वाली जो रे है ये जी पॉइंट पर आकर स्ट्राइक हुई और वहां से रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर पॉइंट डी और पॉइंट जी क्या हो गए, एंगल ऑफ क्या हो गए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर I1 जो हो गया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और R1 जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सिमिलरली I2 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जी पर जो एंगल बना है वो कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R2 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेज है, ये वाली रे और ये वाली जो रे है, ये ऐसे लगेगा कि किसी पॉइंट के मिरर के पीछे कोई पॉइंट है वहां से आ रही है।
तो और ये जो रे है ये भी ऐसा लगेगा कि ये यहाँ इस पॉइंट से वापस गई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे से आ रही थी। तो यहाँ पर जो इनका पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही होंगी, वहाँ पर इमेज का यहाँ पर ए डैश जो पॉइंट है वो दिखाएगा ऑब्जेक्ट के इमेज वाले हेड को, और पॉइंट बी जो टेल वाला पॉइंट था उसके लिए बी डैश जो होगा वो इमेज का टेल पॉइंट होगा। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज दिखेगा मिरर के पीछे या मिरर में। तो पॉइंट जो ए है उसका जो इमेज है वो ए डैश है, और पॉइंट बी की जो इमेज है वो है पॉइंट बी डैश। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा। तो हमने अब ये डिस्कस करना है कि इस पूरे जब हमने फाइनाइट लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या निकली। पहला तो इमेज जो बनी है वो बिल्कुल सीधी बनी है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था तो इमेज में भी ऑब्जेक्ट का इमेज का भी जो हेड है वो ऊपर है, और ऑब्जेक्ट की टेल नीचे थी तो यहाँ पर भी बी डैश पॉइंट पर जो टेल बनी है वो भी नीचे। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है। यहाँ पर हेड ऊपर था, यहाँ भी हेड ऊपर है, टेल नीचे है तो टेल नीचे है। वर्चुअल क्यों बोलेंगे, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है। एक्चुअली रेज ऑफ ये दोनों जो रेज हैं, ये वाली जो रे निकली और ये वाली जो रे निकली, ये कभी मीट तो की नहीं थी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली जो रे और ये वाली जो रे है ये किसी पॉइंट से निकली है ऐसा लगता है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद असलियत में कभी मीट की ही नहीं। हमने पॉइंट ए डैश कंसिडर किया जहाँ से ये निकलती हुई दिख रही थी। तो इसलिए ऐसी इमेज जो मिरर के पीछे बनती है, पॉलिश्ड सरफेस के पीछे बनती है, उसको क्या माना जाता है, वर्चुअल इमेज। सेम साइज की होती है इसमें। जब प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है, मान लो हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है, जो हमारी इमेज होती है मिरर में, वो भी हमारी ही लेंथ की होती है, हमारी ही साइज की होती है। तो इसलिए जो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो एक तो सबसे पहले सीधी होती हैं, दूसरा वो वर्चुअल होती हैं क्योंकि वो मिरर के पीछे बनती हैं। उनका साइज भी हमारे सेम साइज के जैसा होता है और वो सेम डिस्टेंस पर बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट को मिरर से जितनी दूर रखा जाता है उतना ही वो ऑब्जेक्ट मिरर में जो उसकी इमेज बनती है वो भी ऐसा लगता है कि उतनी ही पीछे है। जैसे मैंने इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक फोटोग्राफ लगाया है जिसमें हमने एक मिरर के आगे कैंडल को रखा है और उसकी दूरी को नापने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेन रखा है। यहाँ पे कैंडल जलाई है जो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर यहाँ पर। तो इस को नापने के लिए इसका डिस्टेंस देखो, यहाँ पर पेन रखा है तो उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर उसकी इमेज बन रही है। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, इरेक्ट सीधी होती है बिल्कुल, हेड ऊपर तो हेड ऊपर, इमेज नीचे, और टेल नीचे तो टेल, इमेज की भी टेल नीचे। वर्चुअल होती है मतलब मिरर के अंदर बनती है। एक्चुअली कभी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज कभी मीट की करती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट से आ रही है और वहीं पर उन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं तो इमेज बनती है। ऐसे ही सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इन प्रॉपर्टीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर जो अब इमेज बनाता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला तो वर्चुअल, क्योंकि वो जो इमेज होती है वो मिरर के पीछे बनती है ना कि मिरर के आगे। आगे ऑब्जेक्ट होता है और मिरर के पीछे क्या बनती है, उसकी इमेज, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा, इसे वर्चुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली नेवर मैट बट दे अपीयर एज इफ दे एक्चुअली मैट बिहाइंड द मिरर। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो प्लेन मिरर बनाते हैं। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एंड इट ओनली अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर, जो एक्चुअली स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती और ऐसा लगता है कि वो मिरर के पीछे बनी थी, तो इसलिए उसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। दूसरा, अपराइट होती है, सीधी होती है। इमेज स्ट्रेट नॉट इन्वर्टेड, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वो सीधी होती है। या फिर देखो हेड ऊपर है ना, तो इस इमेज का भी हेड ऊपर है और ऑब्जेक्ट के टेल नीचे, तो इमेज की भी टेल नीचे। इसी तरह से इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। लेटरली इन्वर्टेड क्यों होती है, इसको ऐसे समझो कि ए की जो इमेज है वो ऐसे दिखती है और ई की जो इमेज है वो मिरर के अंदर ऐसे दिखती है। मतलब इमेज का लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है। यही होता है लेटरली इन्वर्टेड में, जब लेफ्ट साइड किसी ऑब्जेक्ट की राइट साइड दिखने लगे और राइट साइड किसी ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड दिखने लगे तो उसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जैसे यहाँ पर इस
ई को देखो, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इवन आर जो होता, आर की शेप ऐसे होती है, लेकिन वो मिरर में कैसे दिखती? कुछ इस तरह से। ई से हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ई एग्ज़ाम्पल है। ई की जो राइट साइड है, वो इमेज की राइट लेफ्ट साइड दिख रही है। वह और सेम साइज़ भी है। जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होता है, उसी साइज़ की उसकी इमेज बनती है प्लेन मिरर में। सेम डिस्टेंस पे होता है। देखो ये जो एरो यहाँ पे जो नीचे लाइन दिखाई है, वो डिस्टेंस को दिखाने के लिए ड्रॉ की है कि ये जितनी दूरी पर खड़ा है ना मिरर से, इसकी इमेज भी ऐसे लगेगा कि उतनी ही मिरर से पीछे बन रही है। आप भी ये चीज़ रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और जितना हम पीछे जाते हैं, हमारी इमेज भी ऐसा लगता है कि उतनी ही पीछे जा रही है। मतलब डिस्टेंस मेंटेन है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, मिरर के अंदर भी वो उतने ही दूरी पर खड़ा हुआ उसकी इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिखा भी है कि व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, यू सी योरसेल्फ स्ट्रेट स्टैंडिंग अपराइट। सीधे ही दिखते हो आप एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज होती है। बट योर लेफ्ट एंड राइट साइड्स रिवर्स दिखती हैं हमें। हमारी जो लेफ्ट है, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएं तो मिरर में वो राइट हैंड जैसा लगेगा, और हम अगर राइट हैंड दिखाएं तो वो मिरर में हमारा लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो यही चार प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में आपको हमेशा चारों प्रॉपर्टीज़ लिखनी है कि प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट और अपराइट इमेज, लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, वो सेम साइज की होती हैं और सेम डिस्टेंस पर बनती हैं। यही हैं चार प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की। हेयर कम्स द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अभी तक हमने जो रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था वो हमने प्लेन मिरर से किया था। प्लेन मिरर कैसा होता है? फ्लैट मिरर होता है जिसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है जिस पर लाइट स्ट्राइक करती है और दूसरी साइड उसकी पॉलिश्ड होती है। अब हम जो रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे वो हम कर्व्ड सरफेसेस से करेंगे। दो तरह के कर्व्ड सरफेसेस मतलब मोड़े हुए सरफेसेस जो स्ट्रेट नहीं है। तो दो तरह के कर्व्ड सरफेसेस होते हैं, एक होते हैं कनकेव और एक होते हैं कन्वेक्स। इसे समझने के लिए हमने स्पून को लिया है, और स्पून की वो साइड जो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है या जिसमें फिल करके खाना खाया जाता है, उस साइड को बोलते हैं कनकेव साइड। और वो साइड जो पीछे से ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है, मतलब बल्ज्ड आउटवर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स साइड। तो ऐसे ही दो तरह के कर्व्ड सरफेसेस या दो तरह के मिरर्स, जो कर्व्ड मिरर्स हैं, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। पहला तो है टाइप है कनकेव मिरर और दूसरा टाइप होगा हमारा कन्वेक्स मिरर। दोनों में अंतर क्या है देखो। ऐसा कर्व्ड मिरर जिसका अंदर वाला मुड़ा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे, मतलब जिस पर जाकर लाइट स्ट्राइक करे और रिफ्लेक्ट हो, और वहीं उसके बाहर वाला जो एरिया होता है, वो बाहर वाला जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड हो, उसे बोलेंगे हम कनकेव मिरर। वहीं उल्टा हो अगर, कि बाहर वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है अगर वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करे, मतलब उस पर जाके लाइट स्ट्राइक करे, और उसका अंदर वाले एरिया को, अंदर वाले सरफेस को अगर पॉलिश कर दिया जाए, तो वही बनेगा कन्वेक्स मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर के केस में इनवर्ड होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर के केस में आउटवर्ड होता है। अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो स्फेरिकल मिरर्स या कर्व्ड सरफेसेस से जुड़ी हुई होती हैं। तो उसके लिए हमें समझना होगा कि देखो, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, वो दोनों ही एक स्पेयर से काटे जाते हैं। एक पूरा स्पेयर होता है, जैसे एक कांच की बॉल हो गई, या फिर एक कोई होलो स्पेयर मानो, जो खोखला कोई स्पेयर होता है, उसको काट कर और उसके ऊपर या अंदर वाले एरिया में से सरफेस में से, या आउटवर्ड या इनवर्ड सरफेस एरिया की चॉइस पर डिपेंड करता है कि उसे पॉलिश करने पर हमारा जो मिरर होगा वो कनकेव बनेगा या कन्वेक्स मिरर बनेगा। तो वो पोर्शन मिरर का जिसे हम पॉलिश करके और एक साइड को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करें, तो वही होता है अपर्चर। तो वो पार्ट, वो एरिया, जितने एरिया पर, जितने सरफेस पर लाइट आकर रिफ्लेक्ट होगी, उसे अपर्चर बोला जाता है। जैसे कि ये इस इमेज में हम देखेंगे जो डैश्ड एरिया है, जिसमें डैश डैश लाइन लगी हुई है, पूरे सर्कल पर तो नहीं लगी हुई है ना, तो इतना सरफेस इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया है
और एक साइड को क्या कर दिया, अंदर वाली साइड हमने पॉलिश नहीं किया, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी, जबकि बाहर वाली डैश्ड वाली जो लाइन है इसको हमने पॉलिश कर दिया है, तो इसका इनवर्ड वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये बनेगा हमारा कनकेव मिरर। वहीं इस वाले फिगर में देखो तो मिरर जो जो है वो कन्वेक्स बनेगा, क्योंकि इसका आउटवर्ड जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वहाँ लाइट आकर स्ट्राइक करेगी। वहीं इसका अंदर वाला जो सरफेस होगा उसको पॉलिश किया है, इसलिए उसे डैश्ड लाइन से दिखाया है। तो ऐसा मिरर जिसका इनवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे वो होता है कनकेव मिरर, और ऐसा मिरर जिसका आउटवर्ड या बल्ज्ड आउट सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे वो होता है कन्वेक्स मिरर। तो अपर्चर वही हिस्सा, जितने हिस्से को उस स्फीयर के जितने हिस्से को हम मिरर बना रहे हैं उसे बोलते हैं अपर्चर। और पोल, पोल क्या होगा, इस अपर्चर जितना मिरर हमने बनाया उसका सेंटर पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा उसे पोल बोलेंगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है मिरर का, तो उसे क्या बोलेंगे, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो स्फीयर जिसमें जिसको काट कर मिरर बनाया है उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस मिरर के सेंटर पॉइंट से अगर इस पूरे स्फीयर के सेंटर को मिलाया जाए, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी पॉइंट एंड पी पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, जो पी पॉइंट और सी पॉइंट्स के को जोड़ते हुए एक लाइन जो पास करके जाती है इस स्फीयर से या इस अपर्चर के थ्रू, जो एक लाइन पास करके जाएगी कौन से पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से और पोल पॉइंट से, उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पर सारी लाइट रेज मीट करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, उसे फोकस बोलते हैं। इस इमेज में फोकस को नहीं दिखाया गया है, आगे जो डायग्राम्स होंगे उनमें हम समझेंगे फोकस क्या होता है। फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस होगा। तो अपर्चर, द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस, वो हिस्सा जिससे लाइट एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगी वो होगा अपर्चर। ज्योमेट्रिकल सेंटर को बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ स्फीयर जिसमें से मिरर को काट के बनाया गया है उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लाइन पासिंग थ्रू पोल को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगी या फिर ऐसा लगेगा उसे डाइवर्ज करेंगी या कन्वर्ज करेंगी जिस पॉइंट से, वो होगा फोकस। और डिस्टेंस बिटवीन पोल और फोकस को बोलते हैं फोकल लेंथ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस स्लाइड रिप्रेजेंट्स कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दोनों में क्या अंतर है वो समझने के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की पोजीशंस। तो जो हमारा कनकेव मिरर होता है, जैसे कि हमें पता है कि इसका इनवर्ड सरफेस एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है, वहीं कन्वेक्स मिरर के केस में आउटवर्ड सरफेस जो होता है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है। कनकेव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोजीशन होती है वो मिरर के फ्रंट में होती है, वहीं कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोजीशन होती है वो मिरर के पीछे होती है। कैसे, देखो जो हमने ये पोजीशन बताई है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो विद रेस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताई है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पर है, इसके सामने है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वहीं कन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो पॉलिश्ड सरफेस के पीछे है ना। वो मिरर जो वो कन्वेक्स मिरर के केस में जो आउटवर्ड सरफेस है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम कर रहा है, पर उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके बिहाइंड है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने नहीं है। अगर सामने होता तो यहाँ होता, लेकिन अभी कहाँ है, वो यहाँ पर, तो वो पीछे हुआ। वहीं कनकेव मिरर के केस में तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही है बिल्कुल, तो उसे बोलेंगे कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बट इज बिहाइंड ऑफ convex mirror. In the upcoming slides, we will be discussing about concave mirror and image formation that takes place by concave mirror. But first, let's analyze about focus point and focal length of concave mirror. तो जैसे कि हमें पता है कि कनकेव मिरर का जो इनवर्ड सरफेस होता है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है, मतलब जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सब रिफ्लेक्ट होती हैं और एक पॉइंट पर मीट करती हैं जिसे फोकस पॉइंट बोला जाता है। यहाँ पर उसे एफ से डिनोट किया गया है। अब पोल जो होता है वो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है, तो पोल से लेकर इस फोकस पॉइंट तक की दूरी को फोकल लेंथ बोला जाता है। वहीं जिस स्पीयर से काट कर
इस कॉन्केव मिरर को बनाया गया होगा उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट से डिनोट किया जाता है, और इस सी पॉइंट की दूरी पोल से लेकर जो होती है उसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसीलिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होती है ये फोकल लेंथ की दुगनी होती है, इसलिए आर इज इक्वल्स टू 2f दिखाया गया है, क्योंकि फोकल लेंथ की दुगनी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन है कि इसका फोकस रियल होता है या वर्चुअल। तो कनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो रियल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने जो पॉइंट इसके सामने है, इसके फ्रंट में है। पहली बात तो ये जो पॉइंट है ये इसके फ्रंट में है, और ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसके फ्रंट में, तो ये दोनों जो पॉइंट है ये रियल पॉइंट्स हैं। दूसरा, इसे रियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लाइट रेज है ना वो एक्चुअली मीट कर रही हैं एक पॉइंट पर, ऐसा सिर्फ लग नहीं रहा, ये एक्चुअली मीट कर रही हैं पॉइंट एफ पर, इसलिए इसका जो फोकस है वो रियल फोकस कहलाया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि कनकेव मिरर में पोल होता है, मिरर का सेंटर, फोकस होता है जहाँ पे सारी लाइट रेज मीट करती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर का उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे को काट कर ये कनकेव मिरर बनाया गया होगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन जोड़ती है या फिर वो लाइन जिस पर पोल होता है, फोकस भी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट भी होता है, ये तीनों पॉइंट जिस लाइन पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब हम इसके बाद इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर से, तो उससे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होंगे उन रे डायग्राम्स को बनाने के। तो पहला रूल कहता है कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव करेगी वो फोकस से होकर गुजरेगी, ये पहला रूल है। दूसरा रूल कहता है कि ऐसी कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाएगी वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से गुजरेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर वापस जाएगी। देखो, ये फोकस से होकर गुजरी और मिरर से टकराने के बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलली मूव कर रही है। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल से टकराएगी तो वो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर जो होंगे वो बराबर होंगे। यही चार रूल्स हैं कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के, और इन्हीं के बेसिस पर हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। Now comes the most important part of this chapter, that is image formation by concave mirror. So कनकेव मिरर के पास जैसे कि रियल फोकस होता है, मतलब जितने भी लाइट रेज होती हैं वो जब मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं जिसे फोकस पॉइंट बोला जाता है। और इसीलिए क्योंकि असलियत में जितनी भी लाइट रेज हैं ये सारी क्या हुई हैं, एक्चुअली जाकर एक पॉइंट पर मीट हुई हैं, इकट्ठा हुई हैं, तो इसलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा या बहुत दूर होगा, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस पॉइंट पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसे? देखो, यहाँ भी हमें सिर्फ दो रेज ही कंसिडर करनी है इमेज रे डायग्राम्स बनाने के लिए। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इसलिए उस ऑब्जेक्ट को दिखाया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। तो पहली जो रे है वो आकर किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक और रे आती है जो पोल पर जाकर स्ट्राइक करती है और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पर। हमें पता है जो पोल पर जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो सेम एंगल बनाती है, इंसिडेंस जितना ही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जहाँ पर ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं वहाँ ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, हेड, और फोकस पॉइंट पर ही उसकी टेल बनेगी। तो इमेज की जो पोजीशन है वो फोकस पॉइंट पर हुई। इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि उल्टी है, क्योंकि इसका हेड नीचे हो गया है और टेल ऊपर हो गया है। पॉइंट साइज बहुत छोटी इमेज बनती है इस केस में। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो जो पोजीशन हो जो हमारी जो इमेज होती है वो बहुत छोटी बनती है उस केस में। पोजीशन उसकी फोकस पर होती है और वो उल्टी बनती है, हेड नीचे और टेल ऊपर। अब सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर तो नहीं होगा लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी नहीं होगा, उन दोनों के बीच में होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया है अब। तो ऑब्जेक्ट अब दिखाई दे रहा है, अब नज़दीक, थोड़ा नज़दीक है, इन्फिनिटी पर नहीं है अब ऑब्जेक्ट। अब इसलिए ऑब्जेक्ट से हम दो रे फिर से मानेंगे, एक जो पैरेलली मूव कर रही है मिरर के तो वो स्ट्राइक होकर फोकस से निकल जाएगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट वापस उसी पाथ से चली जाएगी। हमने रूल्स में पढ़े।
ये जो रूल्स हैं उनसे बने हैं ये दोनों। जो पैरेलल गई है वो फोकस से चले गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई है वो उसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब जिस पॉइंट पर वो मिलेंगे वहां बनेगा इमेज का हेड, और प्रिंसिपल एक्सेस पर बनेगा उसका टेल। तो फिर से जो हमारी नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, वो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड उल्टी होगी, और डिमिनिश्ड वो भी छोटी होगी। ऑब्जेक्ट के साइज से अभी भी जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा। रियल क्यों है? क्योंकि एक्चुअली रेज मीट करती हैं, तो जहां पर एक्चुअली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करती हैं और जब वो इमेज बने तो वो रियल इमेज है। लेकिन सिर्फ लगे कि मीट की होंगी उस केस में वर्चुअल होती है, बट अभी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है लाइट रेज इस केस में भी और इस केस में भी। तो यहाँ पर दोनों केस में कैसी इमेज बनी है? रियल इमेज। नाउ विल डिस्कस द थर्ड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तब इमेज कैसी बनेगी? तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, और इमेज का जो साइज होगा वो उसके साइज के बराबर होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज अब इक्वल हो जाएगा। इनका रे डायग्राम ऐसे बनेगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसके हेड से दो रे ऑफ लाइट निकलेंगी। एक जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलली मूव कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो ब्लैक वाली लाइन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन जोड़ रही है वो हमारी कौन सी लाइन होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव करती है जो लाइट, वो हमें रूल्स से पता है कि वो फोकस से होकर गुजरेगी, और जो फोकस से होकर गुजरती है वो मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के फिर पैरेलल हो जाती है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट ए डैश है ये इनका मीटिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की इमेज का हेड होगा और ये पॉइंट सी पर ही उसकी टेल होगी। तो जो इमेज जो बनेगी वो बनेगी तो उल्टी, लेकिन सेम साइज की बनेगी और रियल बनेगी क्योंकि रेज एक्चुअली मीट हुई है। अब हम देखेंगे फोर्थ केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब होगा तो इस केस में हमने फिर से दो रेज कंसिडर करी हैं। एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरेगी, और एक जो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो कहाँ से जाएगी? वो जाएगी वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए, तो इस पॉइंट पर वो मीट करेगी। तो इस पॉइंट पर मीट करेगी तो उसका हेड बनेगा ए डैश और टेल बनेगी बी डैश। तो इमेज फिर से इन्वर्टेड है, लेकिन अब की बार इमेज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी। तो अब की बार इमेज का साइज बड़ा हो गया है ऑब्जेक्ट से। रियल इमेज है फिर से क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। नाउ इन द नेक्स्ट केस वी हैव ऑब्जेक्ट एट फोकस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमने फिर से दो रेज यूज करी हैं। एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करके रिफ्लेक्ट होने पर फोकस से गुजरती है, और एक रे ऐसी है जो रिफ्लेक्ट होकर अगर सेम पाथ फॉलो करती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये रूल्स से है, जितने भी रूल्स हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग है। अब इमेज जो है इस केस में इन्फिनिटी पर बनेगी, मतलब ये दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं इमेज बनाएंगी। उस केस में जो नेचर होगा इमेज का वो रियल इमेज होगी क्योंकि मीट करी है एक्चुअल में। इन्वर्टेड होगा, हेड नीचे टेल ऊपर, हाईली एनलार्ज्ड होगी। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से काफी ज्यादा बड़ी होगी। अब अगले केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने फोकस और पोल के बीच में रखा है। इस केस में जो इमेज होगी वो मिरर के पीछे बनेगी। ये मिरर है, इसके पॉलिश्ड साइड के पीछे बन रही है ना इमेज, तो इसलिए इसे बोला जाता है बिहाइंड द मिरर। और ये एक ऐसा लौता केस है कनकेव मिरर के केस में जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है ना, इसलिए इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इसमें जो इमेज होगी, अब तक जितने भी केस थे कनकेव मिरर के केस में सारी जो इमेजेस थी वो रियल और इन्वर्टेड थी। बस इस केस में वर्चुअल है और इरेक्ट भी है, मतलब सीधी है। हेड ऊपर है, टेल नीचे है। बाकी सब में इन्वर्टेड बन रही थी और एनलार्ज्ड भी है, बड़ी इमेज भी है। तो ये हमें हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है कि अगर हमें ऐसी इमेज बनवानी है कॉनकेव मिरर से जो वर्चुअल हो, इरेक्ट हो और एनलार्ज्ड भी हो, तो हमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखना होगा। नाउ विल डिस्कस कनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो कनकेव मिरर्स जो होते हैं वो एज अ शेविंग और मेकअप मिरर्स यूज होते हैं, क्योंकि इनमें जो इमेज दिखती है वो काफ़ी एनलार्ज होती है, लेकिन सिर्फ तब जब हमारा
ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो, मतलब मिरर को क्योंकि हम पास से देखते हैं, मेकअप मिरर्स में या शेविंग मिरर्स में हम काफ़ी पास से देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमने अपने फेस को एक तरीके से फोकस और पोल के बीच में रखा है। तो उसका उसके उससे क्या होता है कि हमारे फेस का साइज बड़ा दिखता है उसमें, मिरर में, और उससे हम इजीली मेकअप या शेविंग कर सकते हैं। डेंटिस्ट वगैरह भी क्या करते हैं, टीथ की इमेज को एनलार्ज बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाया है। वैसे ही हेडलाइट टॉर्चेस वगैरह में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जैसे ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, एक तरीके से कन्वर्जिंग पॉइंट हो गया कॉनकेव मिरर का। तो इसके बाद जितनी भी लाइट निकलेगी वो पैरेलली निकलेगी, एक एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। तो टॉर्चेस वगैरह में भी कॉनकेव मिरर को इसलिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सोलर फर्नेसेस में और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी बड़ी इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर्स का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर्स को। देखो, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि आउटवर्ड बल्ज सरफेस जो होता है, बाहर की तरफ जो उठा हुआ सरफेस होता है, वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम करता है। तो जितनी भी लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होती हैं वो ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे कोई पॉइंट था, वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी। और इसीलिए इसका जो फोकस पॉइंट है वो इसके बिहाइंड लाई करता है, मिरर के बिहाइंड लाई करता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली तो कोई पॉइंट था ही नहीं जिसके जहाँ पर लाइट रेज जो हैं वो मीट कर रही होंगी। ये तो हमने सिर्फ माना है ना। देखो, जितनी भी लाइट रेज आई हैं वो तो रिफ्लेक्ट होकर चले गई, लेकिन हमने ऐसा माना कि ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअली किसी पॉइंट्स से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसलिए इसके फोकस जो होता है उसे वर्चुअल फोकस बोला जाता है। इस केस में भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ का ट्वाइस होती है, दुगनी होती है वो। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की दुगनी होती है इस केस में भी। Now let's know the rules of image formation by convex mirror. So the first rule says कि अगर ऐसी कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मूव कर रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी मानो वो फोकस से ही प्रोड्यूस हो रही थी। एंड द सेकेंड रूल सेज कि अगर ऐसी कोई लाइट रे है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ को फॉलो करती है तो वो ऐसे लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रोड्यूस हो रही थी। एंड द थर्ड रूल सेज कि अगर ऐसी कोई लाइट रे है जो ऐसे लगेगी कि फोकस पर जा रही है, ऐसा लगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस पर जा रही है कॉन्वेक्स मिरर के, तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसी कोई लाइट रे जो लगे कि फोकस पर जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ द रूल 4 सेज कि ऐसी कोई लाइट रे है अगर जो पोल पर जाकर, कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर जाकर स्ट्राइक करे, तो वो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए। उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा जब लाइट रे पोल पर जाकर इंसिडेंट होगी। Let's analyze image formation by convex mirror. As we know, convex mirror को diverging mirror बोला जाता है। जो पहला केस हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन का वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर जो फोकस लाई करता है उसके वेरी वेरी क्लोज बनेगी, बट एग्जैक्टली एट फोकस नहीं बनेगी। नेचर वाइज वो इमेज वर्चुअल होगी, मतलब मिरर के बिहाइंड लाई करेगी, इरेक्ट सीधी होगी और बहुत छोटे साइज की बनेगी। ऑलमोस्ट पॉइंट साइज की इमेज हमें देखने को मिलेगी। इसके रे डायग्राम में हमने एक रे को पोल पर इंसिडेंट किया है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करते हुए रिफ्लेक्स हो जाती है। और एक रे ऐसे रिफ्लेक्ट होती है अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए तो जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। और सेकंड केस है जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है। जब ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जाता है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में बनेगी। उस केस में जो इमेज होगी वो भी बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी ऑब्जेक्ट के साइज से। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज मूव करता है वैसे वैसे इमेज का साइज भी बड़ा होता जाएगा, बट वो साइज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही रहेगा। तो जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट मिरर के नियर
अप्रोच करता है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज बढ़ता चला जाता है, बट कभी भी वो ऑब्जेक्ट के साइज को एक्सीड, ऑब्जेक्ट के साइज से कभी भी बड़ी इमेज हमें देखने को नहीं मिलेगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। सो कॉन्वेक्स मिरर्स जो हमें फिर वाइल्ड फील्ड व्यू देते हैं, इसलिए जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मिरर की जो एप्लीकेशंस हैं वो उसके वाइड व्यू को शो करने पर बेस्ड है। इसलिए जो ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ये व्हीकल्स में, सिक्योरिटी में, रोड सेफ्टी के लिए और पार्किंग एरियाज में या एटीएम्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं। जितना मिरर के सामने एरिया होता है उससे ज़्यादा हमें दिखाई देता है मिरर में। अगर आप प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हो तो आपको मिरर में सिर्फ उतना एरिया दिखाई देगा जितना मिरर के डायरेक्टली सामने है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जितना एरिया मिरर के डायरेक्टली सामने है उससे ज़्यादा आप मिरर के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स होती हैं, इनमें ऐसा मिरर लगाया जाता है जिसमें सिर्फ आप अपने पीछे वाली गाड़ी को नहीं देख सकते लेकिन अपने साइड वाली कार को भी देख सकते हैं, ताकि ताकि हम एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें। इसी तरह से सिक्योरिटी के लिए एटीएम्स, मॉल्स वगैरह पर भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक वाइड एरिया को शो करती हैं तो सिक्योरिटी के लिए सर्विलियंस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ऐसे ही रोड सेफ्टी के लिए ब्लाइंड टर्न्स होते हैं जहाँ पे टर्न करना पड़ता है रोड का, तो वहाँ पर चाहिए कि हम एक वाइडर व्यू देख सकें, ताकि कहीं से भी एक्सीडेंट, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। इसीलिए वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ये जो इमेज है ये शो कर रही है रोड सेफ्टी के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होना। इसी तरह से एटीएम्स में, पार्किंग एरियाज में टक्कर ना हो जाए गाड़ियों की, वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है। ये सारी एप्लीकेशंस सिर्फ उसके वाइड व्यू को शो करने पर बेस्ड है। This slide compares concave mirror and convex mirrors. So as we know, concave mirror को conversing mirror जो बोला जाता है और convex mirror को diverging mirror बोला जाता है। concave mirror के केस में reflecting surface area inward होता है, curved, और in case of convex mirrors जो reflecting surface होता है वो bulged outward होता है। इमेज की पोजीशन concave mirror के केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रियल इन्वर्टेड इमेज देखते हैं जब तक इमेज जब तक ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से दूर हो। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में आ जाता है तो हमें वर्चुअल इमेज देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, वाइल जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनके केस में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट सीधी और छोटी इमेज देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। इस और जो इनका मेन जो डिफरेंस और या फिर जो एप्लीकेशन जो बनाता है पॉइंट, वो है कि जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं वो नैरो फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, वहीं जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो वाइड फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, मतलब हम इनमें ज़्यादा एरिया देख सकते हैं। जो मिरर के सामने जितना एरिया है उससे ज़्यादा एरिया हमें मिरर में देखने को मिलता है। इसी के ऊपर इन दोनों की एप्लीकेशंस में भी डिफरेंस होता है। अगर हमें मैग्नीफाइड इमेज देखनी होती है, मतलब बड़ी इमेज देखनी होती है किसी भी चीज़ की, तो हम यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर्स। वहीं अगर हमें इमेज के साइज़ से मतलब नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा एरिया देखने को मिले, इसीलिए सिक्योरिटी और सर्विलियंस के लिए ज़्यादा एरिया का देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए उस केस में हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स और कॉनकेव मिरर्स में मेन डिफरेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो हमेशा छोटी और अपराइट इमेज देंगे, वहीं जो कॉनकेव मिरर्स होंगे वो हमेशा बिग इमेज ना देकर, वो बिग भी दे सकते हैं इमेज और स्मॉल भी दे सकते हैं, रियल और वर्चुअल दोनों दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। बस यही डिफरेंसेस हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में। अब हम मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे। द मिरर फार्मूला, द मिरर फार्मूला states the relation between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror that may be concave or convex.
It is given as 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u. Here f is focal length of the mirror and u is distance of object from mirror and v is distance of image from the mirror. We also need some sign conventions to solve numericals based on this formula, but we will be discussing those in some another video. So this was all about the reflection of light from plane mirrors and spherical mirrors. We have discussed about convex and concave mirrors in this video, their rules, image formations and applications. I hope this helps you understand the topic clearly. So thanks for watching. Stay tuned.